पिछली क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक में काफ़ी सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। एक बार मोटी मोटी रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल। किन किन को छोड़ के बेटा, एक्सेप्ट, बोलो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। फिर बेटा हम लोगों ने एक छोटी सी बात कर ली थी कि जो कॉपर है तो 3D10, पर बेटा कॉपर +2 में 3D9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3D9। इसलिए हम लोग कॉपर को क्या बोल रहे थे बेटा, ट्रांजिशन मेटल। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, हम लोगों ने एक बात और की थी ट्रांजिशन मेटल वाले में, कि जितने भी एलिमेंट है उनका हमने फिर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आपको सबका एटॉमिक नंबर आना चाहिए। उसके बाद फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन बनना पड़ा था कि 1s के बाद क्या आता है 2s, 2s के बाद क्या आता है 2p, 3s, 3p, 4s, अरे सब पढ़ा था ना। फिर जो हम लोग डी ब्लॉक वाले भर रहे थे, पहली सीरीज़ जो थी 3D सीरीज़, वो किस पीरियड में स्टार्ट हो रही थी? 4। तो उसे हम लोग कहते हैं 3D सीरीज़। क्या कहते हैं बेटा? 3D सीरीज़। तो ये क्लियर हो गया था इतना। इसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया था। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन में 2-4 नई चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, ये बात हो गई थी अपनी क्रोमियम और कॉपर वाली, बात हुई थी नहीं होती? बताओ भाई, 2-2 बैच चल रहे हैं ना मेरे साथ पैरेलल, तो मुझे याद नहीं है क्योंकि 11th क्लास में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शन वाली बात बताई थी कॉन्फ़िगरेशन में। क्या बताया था? क्रोमियम का क्या होता है? 4s1 3D5। क्यों? हाफ फील्ड क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 3D4। और कौन फुल फील्ड था बताओ? कॉपर का क्या आ रहा था? 4s1 3D10। हो गई थी ये बात, इलेक्ट्रॉन वगैरह भर के हमने देख लिया था। ये मेरे हिसाब से ये भी बात हो गई थी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। हुई थी बात, नहीं हुई थी? बताओ। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। इधर देखो लिखा हुआ है Fe+2। भाई इधर ध्यान से समझ लेना, एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आयंस वाला, ठीक है। इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का भी एक पार्ट है, अगला चैप्टर है क्या आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चीज़ें हैं ना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी अगर ये वाला पार्ट आपको आ गया तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको। देखो लिखा है Fe+2। तो पहले मुझे बताओ Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Fe का कॉपी में देख के बताओ, आपको लिखवाया, बताओ। अरे बोलो कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। तो बेटा मुझे इसे लिखना कैसे चाहिए था? 4s2 3D6। मुझे बताओ आउटर शेल कौन सा है, 4s या 3D? 4s। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा बेटा? 4s। तो अगर मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं कहाँ से निकालूंगा? 4s 0 3D6। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें बस एक चीज़ और आपको बताते हैं, देखना। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। सही है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। छठा यहाँ भरूंगा ना, तो पहले वाले में। हाँ, ये किसने बताया था? कोई बच्चा बता सकता है? किस साइंटिस्ट ने बताया था? अफबाउ? नहीं, हुंड ने। अफबाउ ने तो ये बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एनर्जी के हिसाब से जाता है, कि पहले 1s में जा रहा है फिर 2s में जा रहा है। अरे समझ रहे हो, एनर्जी वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, समझ रहे हो। दूसरा कौन साइंटिस्ट था? हुंड ने बोला था कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद क्या होती है? पेयरिंग। और इसके बाद कौन था? पॉलीज। तो पॉलीज तो बस ये बोल के गया था कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर आपको याद हो 11th वाला, नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर, अब क्या आएगा सवाल? क्या आएगा आपसे सवाल आएगा, ऐसा कोई लिखा होगा Fe+2 वाला, ठीक है। भाई 1-2 बच्चों का ध्यान नहीं, इधर पढ़ लो, ठीक है। आता है तो जा सकते हो, देखो इधर से जगह चले जाओ, ठीक है। Fe पे +2 है। Fe पे कितना चार्ज है? +2। तो अगर +2 है तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने बेटा? 4। तो बेटा एक फॉर्मूला आता है, हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहले कॉन्सेप्ट आता है, एक शब्द होता है पैरामैग्नेट और एक होता है डाईमैग्नेट। क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेट और डाईमैग्नेट। पैरामैग्नेट का ये मतलब है अगर एक भी जगह अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है
तो उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, पैरामैग्नेट। अगर सारे इलेक्ट्रॉन कपल्ड हैं तो उसे क्या कहेंगे, डायामैग्नेट। इसमें अनपेयर्ड है ना, कितने अनपेयर्ड हैं, 4, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट तो बोल ही रहा हूँ, साथ में हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए। तो 11th क्लास में भी पढ़ के आया हूँ, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, अगले चैप्टर में भी है, NCERT में भी क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है। मैग्नेटिक मूवमेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पहले भी बताया, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। भाई ये क्वेश्चन एक आता है पक्का, ठीक। ये बताओ n का क्या मतलब होता था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √4 + 2, 4 2 6 √24। सॉल्व करोगे 4 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, कर लेना इसे सॉल्व, ठीक है। बुक में चार्ट भी बना हुआ है इसका। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहले भी बताया था मैंने। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सॉल्व करने पे 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सॉल्व करने पे 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 पॉइंट, 4 अनपेयर्ड है तो 4 पॉइंट, 5 अनपेयर्ड है तो 5 पॉइंट। इसके आगे का नहीं, बस इतने तक एप्लीकेबल है ये ट्रिक जो आपको बताई है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लो। भाई पंखा चला लो, लाइट चली गई अगर घर में लग रही हो तो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, अरे समझ आ गया आपको। तो मुझे ये चीज़ बतानी थी, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, अरे इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। देखना क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आते डायरेक्टली। अभी अगले चैप्टर में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको मैं और क्लियर बताऊंगा कि क्वेश्चन आता किस फॉर्म में। इस फॉर्म में डायरेक्टली कभी आपसे नहीं पूछेगा Fe2+ में मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, उसमें हमेशा आपको सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, सॉल्व। वो सॉल्व वाली बात आपको बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में मतलब अगले चैप्टर में। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा बेटा, क्योंकि अब आपको सब समझ आ गया है। जैसे मैं पूछूं कि भाई D1 है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, D2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 7 जब हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 8 हो जाएगा तो 2, 9 हो जाएगा तो 1, 10 हो जाएगा तो 1 भी नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का भी फंडा है, अभी आपको बताएंगे, देखना। देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया है। देखो इधर एक चीज़ और आपको बताते हैं, देखो नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो भाई अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ, बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर आपसे ये बात करता हूँ, मुझे आप बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई D1 वाला है, D1 जैसे मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था, तो क्या बोला 4s2 3d1। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अरे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1। इसमें अनपेयर्ड कितना है 1। थोड़ा सा बवाल है, देखना क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, 24 को हम लोग कैसे लिखते थे बताओ, 4s1 3d5। अब देख इसमें D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और S में भी क्या है अनपेयर्ड। तो इसमें बेटा क्रोमियम वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 6, कितना हो गया 6। तो ये गड़बड़ी करते हो बस तुम लोग, ठीक है, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी आपको। तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, वरना हमारे दिमाग में ना यही बैठा रहता है कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, Mn का कितना है, अरे बोलो कितना है 25, कितना है बेटा 25। तो हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि उसी में 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे भी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में। तो जब तुम ग्राफ देखोगे ना, स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Ti में 2 3 4 5 6, तो जब मैक्सिमम होगा किसका आ रहा होगा, क्रोमियम का। किसका आ रहा होगा, क्रोमियम। फिर अगले मैंगनीज में जाओगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 0। किस में 0 होगा मुझे बता सकते हो आप लोग, किस में 0 होगा, 0 जिंक में। तो वही चीज़ आपको उसमें डिनोट कर रखी है वहाँ पे ना, इस चीज़ में आपको यही चीज़ डिनोट कर रखी है, जो बना रखा है ना, जिसकी भी पीपीटी है जिन्होंने बना रखा है ग्राफ को, वही उन्होंने डिनोट कर रखा है। ये देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसके बाद क्या हो गया बेटा कम है। मैक्सिमम किस में हो रहा है बेटा, क्रोमियम। किस पे हो रहा है बेटा, क्रोमियम। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। कर लोगे ये पार्ट, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये कर लोगे आयन का, आपको अगर कभी भी कॉन्फिगरेशन आता है तो आयन में से मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकालोगे बेटा, आउटर शेल। ये क्लियर है। मुझे ये चीज़ बताओ 4s और 3d में आउटर शेल में
कौन है 4s, कौन है बेटा 4 है। उसके बाद 3d है ना, तो एक चीज़ आप याद रखना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकालोगे, बाहर से, उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग मूव करेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहीं पे नहीं, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हो तो देखो, अगर कभी कोई क्वेश्चन है जैसे लिखा है स्कैंडियम +2, कर लोगे ना, अरे यार तुम तो बिना कलम उठाए भी कर सकते हो। स्कैंडियम +2, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, कैसे लिखते हैं इसको 4s2 3d 1। स्कैंडियम +2 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, कहाँ से निकालूं 4s, कहाँ से निकालूं 4 है, तो 4s 0 3d 1, तो हो गया ये चीज़। अरे क्लियर है, तो क्या आ जाएगा इसका 4s 0 3d 1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बिना सॉल्व किए बता सकते हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, अगर ऑप्शन हो टिक करना हो नीट में तो 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा था 1 पॉइंट कुछ, अगर आपको यकीन नहीं आप सॉल्व करके देखना घर में, ठीक है। चलो क्लियर है ये चीज़, बोलो। अगर लिखा है क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ का पहले बताओ मुझे आप लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे 4s1 3d 5। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले कहाँ से निकालूंगा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4s 0 3d 4। इसमें कुछ नया हो तो बताना मुझे, कर लोगे इस टाइप की चीज़ें, आगे बढ़ जाए हम लोग, टाइम वेस्ट है वरना बेटा, ठीक है। अब एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी बोला था भाई आपको ये याद करना है। पहले तो मैंने आपको बता दिया था साइंस टीचर वेरी क्रूड मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक, ठीक। या फिर जो इनका पता नहीं क्या ही है, साइंटिस्ट वेक्रमन फेकोनी पूजन, मेरे हिसाब से इससे मुश्किल याद करना ये है। अरे भाई ट्रिक ऐसी होती है कि ट्रिक जो तुम्हें पहले से ही आती है और याद हो जाए। अरे भाई ट्रिक का क्या मतलब होता है, जो तुम्हें याद हो जाए भाई। अब पता चला ट्रिक को याद करने के लिए तुम्हें ट्रिक रटनी पड़ रही है, और ट्रिक याद हो गई पर यही नहीं याद हो रहा, तो मामला गड़बड़ है। तो अपने हिसाब से इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ खास इसमें लगा नहीं, अगला वाला भी आप लोग चाहो तो अपने आप बना लेना। इन्होंने क्या लिखा है देखो, यश जरदार नवब मोबाइल टेक्नोलॉजी रशिया में रोहित प्रसाद अग्रवाल चौधरी के पास है, ठीक है। अगर याद कर पाओ तो ऐसे कर लेना, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से 3 तो आपको पहले से ही याद है, पढ़ AgAu है ना, PdAg और कैडमियम वाला। भाई कैडमियम तुम्हें कैसे याद है, क्योंकि जिंक के नीचे क्या आ रहा होता है बताओ, कैडमियम क्या आ रहा होता है, निकल के नीचे क्या आ रहा होता है Pd, क्या आ रहा होता है Pd, और Ag किसके नीचे आ रहा होता है कॉपर AgAu। तो 3 तो बच्चों को ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है। ये वाला आप लोग अपनी तरीके से कोई ट्रिक बना लेना, ना हो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा काम चल जाएगा बिना याद किए, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद ये भी हो सकता है कि अगले चैप्टर में एक 4 नंबर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा, बस तुम्हारा वो आंसर में तुम्हें 0 मार्क्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि तुम्हें बस इनका एटॉमिक नंबर नहीं पता। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे तुम लोग, ठीक है। अब देखना सारी कॉन्फ़िगरेशन एक छोटी सी 2 बातों में मैं ख़त्म कर देता हूँ भाई। पहले वाली की कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर है, क्रोमियम की क्या होती है 3d 5, कॉपर की क्या होती है 3d 10। तो भाई अगर मैं पूछूं कि डी वाले में, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हो गए थे डी में 5, इसमें भी कितने डी में 5, इसमें 6 7 8, इसमें कितना हो गया था 10, इसमें भी कितना 10। अच्छा इसमें अगर 10 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से लिया था एस से, तो एस में होना 2 चाहिए था पर है कितना 1। क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना। 4s1 3d 10, यहाँ पे 4s1 3d 5। तो पहले वाले में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कभी कोई इशू नहीं आता, इशू आता है नीचे वाले में, सेकंड वाले में। पहली बात तो इसमें तुम लोग यहीं पे फैल जाते हो कि तुम्हें ग्रुप नंबर ही नहीं याद होता, ठीक। तो पहला काम है आज जाके घर पे इसको बिल्कुल याद करके आओगे आप लोग अच्छी तरीके से। दूसरा काम एक बहुत छोटी सी बात है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं आएगी हम लोगों को क्योंकि हमने एक इसमें से बात कल भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था ध्यान से सुनना। देखो भाई वाई है स्कैंडियम के जस्ट नीचे है तो नॉर्मल है, इसका क्या है 4s2 4d1, सॉरी 5s2 4d1, इसका क्या आएगा 5s2 4d2, ठीक है। यहाँ पे बवाल हो गया,
बवाल क्या हो गया, यहाँ होना चाहिए था 5s3 4d3, पर 5s3 ना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 5s2 ना हो गया, क्या हो गया बोलो क्या हो गया यहाँ पे 5s1, क्या हो गया बेटा 5s1। वही चीज़ इन्होंने ना शॉर्ट में लिख रखा है कि जब आप लोग 4D सीरीज़ में जाओगे, जब आप लोग 4D सीरीज़ में जाओगे तो आपको दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक 3 और एक 9। जैसे भाई अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में आपको दो शब्द नहीं मिल रहे थे, एक तो 4 वाला नहीं मिल रहा था, देखो ना 3D में 4 की जगह क्या आ गया था 5, क्या आ गया था बेटा 5, और क्या आ गया था 9 की जगह क्या आ गया था 10, क्या आ गया था 10। इसी तरीके से जब आप 4D सीरीज़ में जाओगे तो आपको 3 और 9 नहीं मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा बेटा 3 और 9, 9 वाला तो क्लियर है, 9 वाला तो क्लियर है, 9 क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ पे भाग जाएगा 10 पे, अरे कहाँ भाग जाएगा 10। तो ये वाली चीज़ तो आपको ऑलरेडी याद है कि भैया यहाँ पे जो है 9 नहीं मिल रहा, 9 नहीं मिल रहा, ये चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर है। 4D वाले में 9 नहीं मिल रहा, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं, ये यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए था 9, पर कितना आ रहा है 10। इसमें आपको दिक्कत आनी चाहिए थी पर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कल मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया था, मैंने आपको बताया था इतना उत्साहिक है कि 3D 8 पे ही आते 3D 10 में कूद गया, किस में कूद गया 3D 10, किसके इलेक्ट्रॉन लेके S के। कल ये क्वेश्चन किया था अगर आप लोग को याद हो तो, मैंने बताया था कि जो नीचे वाले सीरीज में जा रहे हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आपको मैं आने वाली क्लास में, इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इसकी इतनी औकात हो गई कि S के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके 10 पे कूद गया। तो इसमें आपको याद रखना है 4D सीरीज में ना तो 3 आता है ना 9 आता है, तो देखो जहाँ 3 आना चाहिए था उसकी जगह क्या आ गया बेटा 4, क्या आ गया 4। अब आगे बढ़ाते जाओ, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 और फिर 10 10 10। इसमें देखना ध्यान से बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ 3 आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 4, यहाँ आना चाहिए था 5, यहाँ आना चाहिए था 6, यहाँ आना चाहिए था 7। अरे सही है कि नहीं, और सबने एक एक नंबर बढ़ा लिया है, तो एक एक नंबर कहाँ से बढ़ा है, किससे इलेक्ट्रॉन लेके S, तो इन सब के S में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक। अरे ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि इसने यहीं पे गड़बड़ी कर दी थर्ड वाले में, अरे थर्ड वाले में बच्चों गड़बड़ी कर दी ना, तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। कि जब 4D सीरीज में आते हैं तो हमें क्या नहीं मिलता है, अरे क्या नहीं मिलता, 3 नहीं मिलता, 4 5 6 7 8, 8 मिलेगा, 8 के बाद सीधा क्या मिलेगा 10 10 10। क्लियर है, अरे क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इसे आप लोग याद रख लेना। ऐसी बेटा पूछे जाने के चांस बहुत कम है, बट हमें अपनी बिल्कुल एक्सटेंड तक तैयारी रखनी है। मैंने बोलना अगर कोई इस साल मान लो पेपर मुश्किल बन जाए, फिजिक्स का पिछले साल थोड़ा पेपर मुश्किल बनाया गया था, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा खासा पेपर बनाया गया था, 70 में से कम 40 नंबर का पेपर ऐसा था जो सब लोग कर सकते थे, 45 नंबर का 20-25 नंबर का पेपर वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी बिल्कुल कह सकते हैं ना बिल्कुल स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन हो, किसी ने नीट की तैयारी जेई की तैयारी की हो, ठीक, तो वो बच्चा कर सकता था पेपर, वरना पेपर बहुत शानदार आया था। केमिस्ट्री के पेपर में 70 में से 45 से 50 नंबर का पेपर ऐसा था जो कोई भी बच्चा कर सकता है जो क्लास आया है साल भर, समझ गए। तो इसलिए कह रहा हूँ हमें पर पूरी तैयारी रखनी है, अगर ये आ जाए तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि हम पढ़ के नहीं आए, इसलिए हम पढ़ पूरा लेते हैं। इंपॉर्टेंट पहली सीरीज थी जो हमने अच्छा से पढ़ा स्कैंडियम, पर इसमें भी अब देखो जब 5D में जाओगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा 8, वो तो क्लियर हो गया ना। अरे 5D में भी जाओगे एक तो ये जो इसके नीचे आ रहा होगा इसमें भी 10 आ रहा होगा, अरे इसके नीचे में भी 10 आ रहा होगा, 9 वाले में, 8 वाले में भी क्या आ रहा होगा बेटा 10, क्या आ रहा होगा 10। 6D में जाओगे तो वहाँ पे भी क्या नहीं मिल रहा होगा 9। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, अरे क्लियर है, कर लोगे इसको। उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कैसे 4 आ रहा है कैसे 5 आ रहा है। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 के बाद 3 आना चाहिए था, तो भाई 4D में 4 आ गया, क्या गया बेटा 4। अगर 4 आ गया है, 4D में 4 आ गया है, तो आप लोग मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ से लिया होगा S, तो S में 2 की जगह कितने हो जाएंगे 1, और अब हर जगह यही चलते रहेगा, हर जगह यही चलते रहेगा 1 1 1 1 1 1 1, है ना, कहाँ तक लास्ट तक, कहाँ तक बेटा लास्ट। एक बस नालायक गिरी कर रहा था, कौन सा 8th वाला, क्योंकि 8th वाले ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके 10 बना लिया ना। हमने यही तो पढ़ा कि 4D में आपको ना तो 3 मिलेगा ना 9 मिलेगा ना ही 8 मिलेगा, 8 तो हमें मिल रहा है पर जहाँ मिलना चाहिए हमें वहाँ नहीं मिल रहा। देखो इसमें कितना मिल रहा है हमें 10, क्या मिल रहा है 10, 8 पहले ही आ गया, आना तो वैसे यहाँ पे चाहिए था 8 9 10। आप समझ गए बात मेरी, नहीं आया ना समझ, नहीं आया ना समझ, हाँ देखो तो समझ लेते हैं एक बार, बोल दिया करो नहीं आया तो भाई घबराया मत करो। मैं कह रहा हूँ देखो भाई इसका होना क्या चाहिए था बताओ, इसका क्या होना चाहिए था 5s2 4d1,
यही होना चाहिए था स्कैंडियम के जस्ट नीचे। तो इसका क्या है, यही तो है 5s2 बोलो 4d1। अगले में जब हम लोग आए तो इसका क्या होना चाहिए था बताओ, 5s2 4d2। तो यही है 5s2 4d2। जब अगले में आए तो इसका होना क्या चाहिए था, 5s2 4d3। पर इसने अपनी यहीं पे दिखा दी औकात और यहीं से अपनी चीज़ें चेंज करना इसने चालू कर दिया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन की जगह डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख लिए, 4। कितने रख लिए, 4। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एस से। सही है। अब मैं कह रहा हूँ सब कंटिन्यूअस चलते चलेगा। देखो ये 4d4 आ गया ना, तब ये अगला वाला क्या बनेगा, 4d5। सही है। वो तो वैसे भी हम बता सकते हैं। इसमें वैसे देखो 1 2 3 4, अगर इसमें वैसे भी हम, जब इसके ऊपर वाला भी हमने पढ़ा था क्रोमियम वाला, तो वहाँ पे क्या था, क्रोमियम वाले में क्या था, 4s1 3d5। तो जस्ट उसके नीचे ही तो है क्रोमियम के मोलिब्डेनम, तो भाई उसी को तो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। क्या आएगा बताओ, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, अरे बोलो 5s1 4d5। क्या आ जाएगा, 5s1 4d5। ये क्लियर है कि नहीं है बताओ, अरे क्लियर। हाँ मैं वही करने जा रहा था, गर्मी लग रही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, अरे क्लियर है चीज़। अब देखो अगली चीज़ देखो, ये रहा बेटा, जब अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से जो चेंज हुआ ना 4d4, अब होगा 4d5, फिर क्या हो जाएगा 4d6, फिर क्या होगा 4d7, फिर क्या हो जाएगा 4d8, फिर क्या हो जाएगा, होना चाहिए था 4d9 पर सीधा। जब ये इतना पास पहुँच गया, तो ये क्या करेगा बेटा कि एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन का जंप करा देगा। क्या कर देगा बेटा, एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन का जंप, और इसे पहुंचा देगा 4d10 पे। कहाँ पहुंचा देगा बेटा, 4d10 पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे के एक बार और बता दें। हाँ वही इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे देंगे, यही तो मैंने बोला। अब इसको ना जब मैं आपको शेल सब शेल ऑर्बिटल बताऊंगा इसका, भाई होना तो ये चाहिए था कि हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। क्या होता है बेटा, फुल फील्ड। फिर क्या होता है, हाफ फील्ड। फिर क्या होता है, d3। अरे ये बताया था, पर ये d3 की जगह क्या हो जा रहा है, d4। इसका एक्सप्लेनेशन अभी मेरे हिसाब से अगली क्लास तक आ जाएगा, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलो क्लियर है, अरे भाई समझ आ गया। बस एक ही तो याद रखना, अगली सीरीज़ में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, 3 और 9। किस में, 4D सीरीज़ में क्या क्या नहीं मिलेगा, 3 और 9, और सारे मिल रहे हैं। अरे सारे मिल रहे हैं ना, देखो 1 भी मिल रहा है, सॉरी इसमें 4D में 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 मिला नहीं, 4 5 6 7 8 मिला, 9 मिला नहीं, फिर क्या मिल रहा है, 10 10। क्या मिल रहा है बेटा, 10 10। तो ये चीज़ क्लियर है, अरे समझ गए। चलो आगे देखो, इसको भी याद कर लेना भाई। ठीक है, इसको भी याद कर लेना आप लोग। याद करने का तरीका इसमें जो भी लिखा है मैंने तो ऐसे याद रखा था, ला हफ्ता वरना रे। एक था हमारे यहाँ टीचर था, ओस नाम में उसको, ओस मैंने पहले भी तुम लोग बताया, ओस इधर पिटेगा वरना, है ना, ऐसे करके याद कर लेना आप लोग भी, जैसे भी आपको याद करना है। इसमें तो ललित का नाम आ गया, ललित हफ्ता वसूल रिटर्न उस आयरन प्रताप का, कि भाई मुझे ये नहीं याद होता, तुम आप याद कर लेना, या तो ये वाला, या जैसे मैंने बताया वैसे याद कर लेना, है ना। ला हफ्ता वरना रे ओस इधर ही पिटेगा, और यूं, ठीक है, जो भी समझना है तुम्हें, हाँ जो तुम समझे वही है ना। ठीक है, तो याद कर लेना इसको, ऐसे ही आप याद कर लेना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही आता, सिंपल है, ला हफ्ता वरना रे ओस इधर ही पिटेगा, और जो भी है। ठीक है, तो आप याद कर लेना इसको। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, पर फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लेना भाई, ये याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, बताओ इस वाले सीरीज़ में, ये वाला तो हमने 5D वाला 4D वाला पढ़ लिया, 5D सीरीज़ में आपको क्या नहीं मिलता बेटा, क्या नहीं मिलता है, 8। क्या नहीं मिलता है, 8। तो देखो इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा होगा, 8। क्या नहीं मिल रहा होगा, 8। देखो 5D1 5D2 5D3 5D4 5D5 सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, 5D6 5D7, ठीक। फिर 8 होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 9। पिछले वाले में क्या आ गया था, 10। अरे पिछले वाले में इसने किसका इंतजाम कर लिया था, 10, और ये भी 10 था, और ये भी क्या था, 10। भाई कंपैरेटिव याद करोगे तभी याद होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है गुरु साहब ने, जिसकी भी पीपीटी है, बहुत अच्छे से लिखा। देखो आपको एक एक शब्द में याद हो गया कि 4D में 3 9 नहीं मिलेगा, 5D में क्या नहीं मिल रहा होगा, 8। तो शांति से सब नॉर्मल लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7
बस जहाँ 8 आए उसकी जगह आपको क्या लिख देना है 9, क्या लिख देना है 9, ठीक। तो ऐसे आप याद करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये ना जनरली रेडियो एक्टिव मेटल है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको आता ही है, अरे कॉन्फ़िगरेशन आता है सबको, आ गया ना कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम का निकालना है, टीआई का निकालना। अगर किसी पे चार्ज लगा हुआ है तो आप तब भी निकाल दोगे क्या? स्कैंडियम पे +2 है तो 3D में कितना होगा? अरे बोल दो यार 1। टीआई, अच्छा टीआई का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कहाँ से जाएंगे? 4s, तो इसका क्या हो जाएगा 3d2, इसका क्या होगा 3d3, इसका क्या हो जाएगा 3d4। ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है गलत है? क्यों सही है? वैसे अच्छा मुझे बता क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मतलब सही वाला 4s1 3d5। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला कहाँ से चला गया s, और अगला कहाँ से जाएगा d। तो अगले d में 3d5 का कितना हो जाएगा 3d4, ठीक। अगले का कितना हो जाएगा 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10। इसी की मैं बात कर रहा था जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। देखो सबको हमने जब उसके स्टेबल स्टेट में m+2 स्टेट में लिया तो सब में d में कहीं ना कहीं पे जगह है, सभी के d में कहीं ना कहीं जगह है, सब में एक ना एक कम से कम स्पेस खाली है, एक से ज़्यादा खाली है। पर बेटा देख जिंक अभी भी क्या है बेटा? फुल फिल्ड। क्या है बेटा? फुल फिल्ड। इसलिए जिंक को हम लोग कभी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, कभी भी जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। देख इधर देख, ध्यान से देख, इधर देख। जैसे मान ले लिखा हुआ है Au, क्या लिखा हुआ है Au, Au पे मैं लिख दूँ +2, क्या लिख दूँ +2। तो Au का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 6s1 5d10। अगर मैंने लिखा Au पे +2 तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2। पहला कहाँ से भाग गया बेटा 6s, तो ये कितना हो गया 6s0। और यहाँ से कितना 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा 5d9। तो देखो ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो इसलिए इसे हमने ट्रांजिशन नहीं बोला। नॉर्मल स्टेट में तो इसमें भी d था, अरे नॉर्मली तो ये भी d में 10 था, पर जैसे आप +2 लिखोगे इसके फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर इसमें देखो मरकरी में इसका कितना है बेटा बता? 6s2 5d10, 6s2 5d10। अगर इसमें मैं +2 भी लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ? बोलो 6s0 5d10। अभी भी ये फुलफिल्ड है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। तो ये सब कॉन्सेप्ट थे, आपको मैंने समझा दिए। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बताओ फिर फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखना जरा 2-4 सवाल पीपीटी में दे रखे हैं, आओ फटाफट निपटा लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ बातें अपनी बताएंगे, कुछ बातें पीपीटी से बता देंगे ताकि टाइम बच जाएगा अपना। इधर देखो क्रोमियम एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ऐसे ही बता दो क्रोमियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? आप बताओ, उधर मत देखो ऑप्शन, क्या होता है बताओ? 4s1 3d5। देखो ऐसे कोई ऑप्शन है ना? 3d5 4s1। और इससे पहले क्या क्या आ रहा होगा पता है ना? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद ही तो आता है 3d और 4s। तो कर दोगे ये क्वेश्चन। ये सब तुम्हारे सवाल आ रखे हैं इस टाइम के सवाल, ठीक है पेपर में। अब बताओ द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe+2। Fe+2 में अरे यार बिना कलम उठाए बताओ ना, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 26। 26 को क्या लिखेंगे? 4s2 3d6। Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से भाग गए? S से। तो D में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा मुझे बता सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड और 1 पेयर्ड, ठीक। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। और अगर कोई पूछे कि आयरन में इलेक्ट्रॉन D में कितने हैं? 6। मैंने तुम्हें एक लेवल और अप कर दिया। अगर कोई पूछे D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कोई पूछे अनपेयर्ड कितने हैं? 4। बना के दिखाऊं? कोई एक भी बच्चा है तो बता दो जिसे नहीं आया समझ, तो बना के बताओ भाई। D में 6 इलेक्ट्रॉन समझ गए? 1 2 3 4 5 6। चलो आपको ना एक बात और बता देते हैं इसी क्वेश्चन की मदद से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, इस चैप्टर के लिए भी अगले चैप्टर के लिए भी, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। वैसे बात हम लोग थोड़ी बहुत कर चुके थे कि भाई जो D सबशेल होता है, D सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं बेटा? 5। 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? मैंने ये बोला था बेटा कि एक को हम लोग कहते हैं dxy, क्या कहते हैं बेटा? dxy। एक को क्या कहते हैं? dy z। एक को क्या कहते हैं? dz x।
एक्स, अगला क्या होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, अगला क्या होता है डी जेड स्क्वायर। जब बेटा इसको मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। मैंने बोल रहा इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं T2G। ये पहली बार आपके लिए जीवन में शब्द आया हो, शायद अगर आया हो तो ठीक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछा जाएगा बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। ऑक्टाहेड्रल वाले हम फॉर्मूला करेंगे 4/9, 9/4 वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे आपको बस T2G और EG में इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। और इन दोनों को बेटा कहते हैं EG। क्या कहते हैं बेटा? EG। इन तीनों को क्या कहते हैं बेटा? T2G। क्या कहते हैं बेटा? T2G। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो दिखाऊंगा स्प्लिटिंग वगैरह अगले चैप्टर में। इसको हम लोग कहते हैं EG। क्या कहते हैं बेटा? EG। अब देखो क्यों ये तीनों जो है बेटा एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हैं? देख लिखा हुआ है DXY। क्या लिखा हुआ है बेटा? DXY। तो अगर XY लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है इसमें बताओ, बोलो कहाँ कहाँ पर है? X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में, X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में। अगर लिखा है DYZ, क्या लिखा हुआ है बेटा? DYZ, तो Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में। अगर लिखा है ZX, क्या लिखा हुआ है बेटा? ZX, तो अगर यहाँ ZX लिखा होता तो ये एक्सिस क्या हो जाता? Z, और ये एक्सिस क्या हो जाता? बोलो बोलो क्या हो जाता है? X। तो मतलब यही तीनों के तीनों, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस के बीच में रहती है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? अरे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब तो पढ़ रखा है आपने, क्योंकि इसमें शायद स्लाइड में ना बहुत सारी फोटोज दे रखी है। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम सीधा अपने चैप्टर पे चलेंगे, ये हमारे उतने काम करनी, ये काम की चीज़ थी जो आपको बता दी। DXY, DYZ, DZX के इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, YZ के वाई एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में, और ZX के Z एक्सिस और X एक्सिस के बीच में। ठीक है, Z एक्सिस और X एक्सिस के बीच में। देख भाई, मान ली ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये आपका Z एक्सिस है। क्या है बेटा? Z एक्सिस। ठीक, एक मान लो आपका ये है X एक्सिस, ये है Y एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये है Z एक्सिस। तो अगर ये पॉजिटिव X एक्सिस है तो एक इधर भी नेगेटिव X एक्सिस होगा, इधर Y एक्सिस है तो एक नीचे भी Y एक्सिस होगा, एक ये आपकी तरफ प्लस Z जा रहा है, एक अंदर की तरफ क्या जा रहा होगा? माइनस Z। तो मैं कह रहा हूँ जब XY एक्सिस है तो इलेक्ट्रॉन किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा? X और Y। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी XY के बीच में और एक इधर XY के बीच में। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? लो, और जब YZ होगा तो Y और Z के बीच में, और जब ZX है तो Z और X के बीच में। पर इन दोनों में लोचा है भाई थोड़ा सा। इसमें देखो DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ² वाले में क्या है? देखो जो DX² माइनस वाई स्क्वायर है बेटा, हमने क्यों बोला कि ये दोनों एक जैसे हैं? इनका नाम EG रख दो, इनका नाम EG रख दो। इसको बोला DX² माइनस DY²। इनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे होती है। किस पे होती है बेटा? Y एक्सिस पे। और जो DZ² है ये तो बेटा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आपको ऐसा दिखाया गया है किताबों में। होता क्या, देखो इधर एक इधर से आ रहा होता है, एक इधर से। जब आप देखोगे तो आपको लगेगा एक कॉमन सर्कुलर सा बन रहा है। ठीक है, इसमें अभी फोटोज हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है बस 2 शब्द से हमारा काम चल जाएगा कि DXY, DYZ, DZX तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? T2G। क्या कहते हैं बेटा? T2G। और ये दोनों जो 2 अगले बचे कौन कौन से? DX² माइनस Y² और DZ², इनको हम लोग क्या कहते हैं? EG। क्या कहते हैं बेटा? EG। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और TX² माइनस Y² और DZ², इनकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो हमेशा एक्सिस पे होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? एक्सिस। इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होती है? एक्सिस पे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई आपको ये बात? अरे हो गई, आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर। चलो अब बता दो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? बताओ, मुझे बताते जाओ। Fe+2 है, Fe+2 में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 4s 0 3d, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। Fe+3 है अब, तो 4s तो 0 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ से चले जाएगा? D से। तो 4s 0 3d 5। तो मुझे बताओ D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5। कितने आ जाएंगे? 5। अच्छा, Fe4+, तो 4s 0 3d 4, तो D में कितने अनपेयर्ड? 4।
सिर्फ Fe का एटॉमिक नंबर 26 को क्या लिखते हैं 4s2 3d6 6 में d6 है तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो बताओ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे Fe3+ में कितने बेटा 5 कितने आ जाएंगे 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, थोड़ा एक लेवल और ऊपर आता है वो ऐसे ना देखे ना, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ा दूंगा तो समझ आएगा। वहाँ लिखा होगा FeCl5 ऐसे क्वेश्चन होगा, देखो बता ही देते हैं जब आया है तो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, बस देखो ऐसे दे देगा, देखो ऐसे लिख देगा FeCl5 ठीक, फिर बोलेगा बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो इसका निकालना है तो इसको क्या ले लिया मैंने x, क्या ले लिया x। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, तो 5 में कितना हो जाएगा -5, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5, कितना हो जाएगा बेटा +5। तो जब x इक्वल टू +5 हो गया तो मतलब Fe पे कितना चार्ज आ रहा है +5, कितना आ रहा है +5। तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते हैं बस। तो अच्छा मुझे बताओ Fe पे अगर +5 है तो बताओ मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले कितना होता 4s2 3d6, अब बताओ Fe+5 है तो कितना होगा बताओ 4s0 3d, बोलो अरे बोलो, 2 यहाँ से चले गए 3 यहाँ से जाएंगे तो कितना बचेगा 3d3। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भरे होंगे, सीधा नहीं लिखा होगा Fe+2 Fe+3 ऐसे नहीं लिखे रहते क्वेश्चन पेपरों में आपके, ठीक है। तो दिमाग खोल लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा इसमें अगर यही पूछ दे कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा था Fe+3 कितने 5, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा सबसे ज़्यादा, कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा। जब सॉल्व करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो विच ऑफ ऑल, अब मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, आप घर से कर लाना, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कर लोगे सॉल्व कर लाओगे, बस सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, देख लेना किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कल कॉपी में चेक करूँगा। अगला बताओ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, कर लोगे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बता दोगे आप लोग। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, आप बताओ ना, ऐसे ही बताओ ना बिना कलम उठाए। Fe3+ है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 को क्या लिखते हैं 4s2 3d6, Fe+3 है तो मतलब S से कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा 2, तो क्या हो गया 4s0। अगला कहाँ से जाएगा D, तो कितना हो जाएगा 3d5। तो भाई मतलब मेरे हिसाब से कलम उठाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने सीधा लिख दिया आर्गन और 3d5। आर्गन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए थे ना, कल आपको पढ़ा दिया था। आर्गन मतलब एटॉमिक नंबर कितना है इसका 18, कितना बेटा 18, ठीक है। अच्छा 18 और 5 कितने हो गए, लिख ले बेटा, ऐसे कर ले उंगली पे सॉल्व कर ले, बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया। 18 5 कितने होते हैं, कितने होते हैं 24। भाई बायो वाले बच्चों का कुछ नहीं हो सकता कभी जीवन में, समझ लो। इनको लगता है, बायो वाले स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें मैथ्स की ज़रूरत ही क्या है। जब जाओगे ना मेडिकल फील्ड में तो देखते हो ना डॉक्टर लिखता है 200 mg की टैबलेट, 300 mg की टैबलेट, 400 mg की टैबलेट, है ना। विद इन मिली सेकेंड डॉक्टर डिसाइड करता है। मतलब हम लोग तो सोचो, हम तो वेटनेरियन है, तो ऐसे ही देख के ये डॉग 20 किलो का है, अच्छा तो इस दवाई को 0.2 mg से तो देना है, तो 0.2 × 20 डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन 100 mg/ml है, तो निकाल लिया 1.5 ml 2 ml जो भी निकला। मतलब विद इन सेकेंड लिखते वक्त ही तुम लिखोगे 1.5 ml IV, 2 ml IV, 3 ml IV, और 6 दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 6 का अलग अलग डोज रेट है, किसी दवाइयों का डोज रेट सेम नहीं है। ह्यूमन का तो फिर भी ईजी है, ह्यूमन का इसलिए ईजी है क्योंकि जो कंपनियां बनाती है टैबलेट्स वो पहले से ही रहती है 200 mg 300 mg। तुमने देखा होगा डॉक्टर जनरली यही कहता है पूरी एक टैबलेट दिन भर में एक खा लेना। हमारे पास तो 10 पेशेंट आते हैं अलग अलग वेट के, अरे सही है, डॉग का बच्चा आया उसको भी वही दवाई देनी है उसी में से, ठीक, बड़ा आया उसी में से देनी है, पता चला रैबिट आ गया, ठीक, तो उसी दवाई का डोज रेट बदल गया, कैट आ गई उसका डोज रेट अलग हो गया। भाई दिमाग होना चाहिए, गोबर वाला जो दिमाग है इसे थोड़ा सा खाली करो और थोड़ा इसमें भूसा की जगह काम की चीज़ भर लो। चलो देखो अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूछा है आपसे कि किसके लिए लिख रखा है, आप मुझे बता सकते हो 3d6 3p6 3s2। अच्छा पहले गिन लो कितना एटॉमिक नंबर है इसका 24, गिनना 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 6 24। 24 किसका होता है एटॉमिक नंबर, अरे बोलो किसका, क्रोमियम।
पर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है +2 की फॉर्म में। तो अगर हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 24, तो आयरन में होते कितने 26, पर 2 निकल गए तो कितने हो जाएंगे 24। ईजी से क्वेश्चन है ना, कर पाओगे? तो मैं स्किप कर दूँ, कर लाना घर से, कल कॉपी में चेक करूँगा अभी सॉल्व। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5s इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PD इस करके लाना। ठीक है, निकल PD PT बता सकते हो तुम ऐसे ही, अब तो ऑप्शन दिख गया तुम्हें। PD में S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता सकते हो? PD में 0, कैसे 0? याद है अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, निकल का कितना एटॉमिक नंबर कितना है 28, कितना है बेटा? याद करो, इसके जस्ट अगले ग्रुप में जब हम गए थे तो हमने पढ़ा था जो 8वां वाला था उसमें भी D10 आया था, 9वें वाले में भी D10 और 10वें वाले में भी D10। तो अगर 8वें वाले में D10 आ गया है तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। भाई कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर पीछे का आना चाहिए। अब आप मैं बता रहा हूँ, पेपर में जब पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सबका, चीज़ें बहुत कठिन हो जाएगी जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, और जिसकी है ऐसी बस ऐसे टिक करना है। सोचो अगर मुझे रटा था 3 सेकंड लगे, बस 3 सेकंड, नंबर पा गए आप लोग। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। अब देखो डी ऑर्बिटल की बात हो गई है, मैं नहीं बता रहा आपको, हो गई dxy yz zx x² - y² z। इन तीनों को क्या बोलते हैं? T2G। क्या बोलते हैं बेटा? T2G। इन दोनों को क्या कहते हैं? EG। अब मैं इसके डब्बे डुब्बी ये सब कुछ भी नहीं बता रहा आपको, मैं बता चुका हूँ जितना काम का, और इससे ज़्यादा हमें लोड लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? इन तीनों को क्या कहते हैं बेटा? T2G। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा? EG। क्या कहते हैं बेटा? EG। अब आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर में आती है। ठीक, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट नहीं आ रही इसलिए भी आपकी कर देंगे छुट्टी, बस प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लास्ट स्लाइड है। इसके बाद साइज़ वाला पार्ट कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इस साइज़ वाला पार्ट हमने वैसे पढ़ भी रखा है 11th क्लास की तरह ही, बस थोड़ी सी चीज़ें एडिशन करनी है। ठीक है, देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो फटाफट आप लोग बताना। भाई मैंने आपको पहले ही दिन बोलता है डी ब्लॉक जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मेटल। अगर मेटल है तो उसके अंदर कैसी स्ट्रेंथ होगी? टेंसाइल। डक्टिलिटी भी होगी, मेलिबिलिटी भी होगी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी। अरे भाई लोहे को छूते हो तो करंट लगता है ना, कि नहीं लगता है? छू के देख ले, मत छूना भाई, पता चला निपट गया, लिख दो कि भैया ने बताया था। ठीक, उसके बाद अगर कोई लोहा गर्म है, छुओगे तो ठंडा लगता है ना छूने पे? हाँ, गर्म लगता होगा, है ना? मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी भी है और मेटेलिक कंडक्टिविटी भी है। अरे सही है कि गलत है? बोलो। सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल है, किनको छोड़ के? जिंक, कैडमियम, मरकरी। बहुत हार्ड होते हैं, लो वोलेटिलिटी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अब तो सोल्यूशन में तुम्हारी PhD करा दी मैंने, बताओ। हाँ, जो वेपर की फॉर्म में उड़ जाए, तो लो वोलेटिलिटी होते हैं, इतने आसानी से नहीं उड़ते। सही है? सही है ना? अरे भाई सोना है, सोना इसी का तो है डी ब्लॉक। ऐसा है क्या कि मम्मी ने सोने को कबर्ड में रखा, 15 दिन बाद उड़ गया गैस की? नहीं होता होगा ऐसा, ये होता है। हाँ, तो इसी से याद रख लेना, इस ऑप्शन से पॉइंट को, कि भाई सोने को कई हजारों साल पुराने सोने भी आज भी प्रेजेंट है, वोलेटाइल की फॉर्म में उड़ के भाग नहीं गए। तो ये चीज़ याद रख लेना ऐसे। ठीक है, अच्छा हाँ, जनरली आपको सॉलिड मिलेंगे, बट मरकरी कैसा होता है बेटा? लिक्विड। ये शायद 8th 9th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई। सही, आसानी से मेल्ट और बॉइल जल्दी से। सही है ना? अरे मैं तो कह रहा हूँ सोना के हिसाब से याद रखो, बिल्कुल तुरंत बॉइल हो जाता है क्या सोना? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है क्या? नहीं पिघलता। इसके बाद दे है, अरे लोग पिघल जाते हैं सोने पे, भाई सोना थोड़ी पिघलता है। मैंने कहा सोने पे लोग पिघल जाते हैं, सोना नहीं पिघलता। तो सोने की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? हाई। ऐसे समझ लो यार, याद करने के लिए। उसके बाद इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी क्या होती है बेटा? हाई। तो हर चीज़ ही हाई मिल रही है इसकी, क्योंकि सोने का रेट ही क्या है बेटा? हाई। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में आपको